नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी अध्ययन में। तो हम आज शुरू करते हैं एडुटोरिया का जो अर्धवार्षिकी बुक है जनवरी 2023 से जून 2023 तक का जो आप देख रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है फटाफट 100.com। तो इसको हम देखेंगे और इसका हम लोग राष्ट्रीय देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय से हम लोग शुरू करते हैं। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह केरल बना है। आगे देखते, भारत का पहला ODF जिला कौन बना है? तो भारत का पहला ODF जिला बना है वायनाड जिला, केरल का है। तीसरा नंबर, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? सुशासन नियमन, इसके बारे में पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष, तो ये बना है केरल। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो भोपाल है। भारत का पहला राज्य जिसने अपनी सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली शुरू की है, स्थापित की है, कौन किया है? तो केरल द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना है? रीडिंग लाउंज वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये बना है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो वाराणसी में है। आगे बढ़ते, भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है। राइट टू वॉक को किसने लागू किया है? तो पंजाब राज्य द्वारा लागू किया गया है। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च स्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की है, तो ये किसने किया है? केरल राज्य द्वारा इसका किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह असम राज्य में जोगी घोपा में किया गया है। कहाँ किया गया है? असम राज्य के जोगी घोपा में किया गया है। आगे इसी के साथ 11 नंबर देखते हैं, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया? तो अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर जो मेट्रो ट्रायल शुरू किया गया, किसके द्वारा किया गया? किस राज्य में? कोलकाता में किया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी है जो कोलकाता, वहाँ किया गया है। भारत की पहली अंडर सी टीन टनल का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में किया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, माउंट अन्नपूर्णा के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है? माउंट अन्नपूर्णा जो कहाँ है? नेपाल में है। इस पे पहला भारतीय कौन चढ़ा है? अर्जुन वाजपेयी चढ़ा है। भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई है? अंडर वाटर जो है कोलकाता में है, और जल मेट्रो को हरी झंडी किस राज्य में थे? कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? केरल में है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ? तो लखनऊ, किसकी राजधानी? उत्तर प्रदेश की। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? तो किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य द्वारा किया गया है। जो बुजुर्ग लोग नहीं किसी कारण से नहीं जा पाते हैं वहाँ, उसके लिए कर्नाटक राज्य द्वारा किया गया है। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का DNA डेटाबेस बनाया है, ये हिमाचल प्रदेश द्वारा बनाया गया है। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोलेगा? एप्पल कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है, ये अपना पहला स्टोर कहाँ खोलेगा? तो मुंबई में खोलेगा। इसी के साथ हम 19 नंबर देखते हैं, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? यह 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है बंगलुरु का, जो कर्नाटक में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना में, जो तेलंगाना के हैदराबाद में बनाया जा रहा है। भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? नियो मेट्रो का निर्माण देहरादून में किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? 75/25 किस रोग से संबंधित है? उच्च चाप और मधुमेह से। ये दोनों किससे संबंधित है? तो 75/25। आगे बढ़ते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रतिस्पर्धा आयोग की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। आते 25 नंबर पर,
कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कूल रूफ पॉलिसी पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हरियाणा। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी तकनीक का उपयोग किस हाईकोर्ट ने किया है? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो कृष्ण प्रकाश बना है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक जो तैर करके पार किया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो पटना नगर निगम बना है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बन गया है? तो कोची मेट्रो बन गया है। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो रेशम कीट बीमा योजना उत्तराखंड के द्वारा किया गया। भारत की पहली व्यापार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? तो जयपुर में की गई है भारत की पहली व्यापार प्रयोगशाला। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता में बनाया जा रहा है। NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नागपुर बना है। आगे बढ़ते, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की मुथुमिज सेल्वी बनी है। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन बना है? तो भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन है? पीपावाव पोर्ट गुजरात। कहाँ है पीपावाव पोर्ट? कहाँ है? गुजरात में है। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ठाणे जो महाराष्ट्र में है। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? झारखंड में। सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है झारखंड में। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो गोवा में। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है मेघालय में। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किसकी है? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? कब से? 4 सालों में कौन सा देश सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है? तो भारत। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कहाँ बना है? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला जो कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। आते 46वां अंतर्राष्ट्रीय IQ एयर द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? कौन सा बना है? तो ये लाहौर बना है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने सऊदी अरब की पहले रेयाना बरनावी बनी है। रेयाना बरनावी बनी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो सुल्तान अल नयादी बने हैं। अपने नई बनने वाले इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो ये बना है न्यूयॉर्क बना है। हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है? किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है आपको जापान में दी गई है। जापान में दी गई है। आगे बढ़ते हैं। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो किस में स्थापित करेगा? तंजानिया में। किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो ये की गई है बहरीन के द्वारा। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित
फेरी AMF हाइड्रा किस देश में चलाया जा रहा है? तो ये किस देश में? नॉर्वे में चलाया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो घना बना है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो साड़ा रखा गया। दुबई कहाँ? तो UAE में है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार 27 बार चढ़ाई करने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो किसने बनाया? रीता शेरपा द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते, अल्कोहल उत्पादकों पर स्वास्थ्य चेतावनी देने वाले को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो आयरलैंड बना है। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो किस देश द्वारा? नेपाल द्वारा घोषित किया गया है। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। इसके साथ नाटो में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो 31 हो गई है। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया? तो दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश कौन है? तो तिब्बत है। आगे बढ़ते, दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो अमीर शहर कौन है? न्यूयॉर्क सिटी, जो अमेरिका की राजधानी है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV इम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है? क्रूज श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना पहला दूतावास पुनः खोला है? तो सऊदी अरब द्वारा अपना दूतावास कहाँ खोला गया है? ईरान में खोला गया है। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ओमान की खाड़ी में। इसमें भारत है, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात है। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF 2022 का उद्घाटन किया है? तो कौन? हाइपरसोनिक पवन सुरंग चीन द्वारा किया गया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? तो किस देश में है? 666 है। कहाँ? अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? तो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा देश बना है? तो भारत बना है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस देश में महिला पायलटों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में है। एशिया के सबसे बड़े इंटरनेट लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया है, जो एशिया के सबसे बड़े इंटरनेट लिक्विड टेलीकॉम है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। तो इसमें देखते हैं, भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का क्या नाम है? रामबान नाम है इसका। रामबान नाम है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस शहर में? हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण करने की घोषणा की गई है। किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी कौन बनाया? तो फिनलैंड। इसरो ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी की छठी तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? वागसीर। क्या नाम है? वागसीर। केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है? केन्या का प्रथम पृथ्वी अवलोकन का नाम है आल्फा-1। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है? तो वो SpaceX कंपनी के द्वारा किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अपने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया, जिसमें जिनिया फूल के पौधे की खेती की गई है? तो ये नासा के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, बिरजोव तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया? किस राज्य पे बिरजोव? तो वो गुजरात में टकराया है। कहाँ आया था? तो अरब सागर में आया था। आगे देखते हैं, खेलकूद।
खेलकूद में तो विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित शतरंज लीग किस देश में आयोजित हो रहे हैं? तो कहाँ? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बने हैं? तो अभिलाष टॉमी बने हैं। पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो किम कॉटन बनी है। IPL के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना है? तो विराट कोहली बना है। कितना? 7,000 रन बनाने वाला IPL में। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल बने। कौन? युजवेंद्र चहल बने। IPL के इतिहास में सबसे कम गेंदों 13 गेंद में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो यशस्वी जायसवाल के पास है। किसके पास? यशस्वी जायसवाल के पास है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने। एक दिवसीय में 5,000 रन। सभी ICC खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो ICC खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम ऑस्ट्रेलिया बनी है। जेवेलियन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? तो एडी दास को चुना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते पर्यावरण एवं परिस्थिति की। भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? सांची बना है। किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई है? तो यह उड़ीसा में की गई है। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह केरल है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव केरल में शुरू किया गया। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया गया है? तो भिवंडी, महाराष्ट्र में। कार्बन न्यूट्रल गांव उसको विकसित हो रहा है। कहाँ? महाराष्ट्र के भिवंडी गांव में। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वही है ना, सुंदरवन के पास बनाया जा रहा है। सॉरी, कैसे हो जा रहा है? एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर जो बनाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? तो जल शक्ति मंत्रालय किस राज्य में बोला है? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों की संख्या है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे अधिक है। और देखा जाए तो तालाब कहाँ ज़्यादा है? तो तालाब है पश्चिम बंगाल में। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। कौन महोत्सव कहाँ हुआ है? राजा कृषि महोत्सव कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ है? तो जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में हुआ है। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर हुआ है। बिहान मेला कहाँ हुआ है? बिहान मेला तो उड़ीसा में हुआ है। कोंद जनजाति के द्वारा मोनलम चेनुमो फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो मोनलम चेनुमो लद्दाख में हुआ। माता खीर भवानी मेला कहाँ हुआ है? तो माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में हुआ। थावे महोत्सव कहाँ हुआ है? तो गोपालगंज जो बिहार का एक जिला है वहाँ पे हुआ है। गज महोत्सव कहाँ हुआ है? गज महोत्सव असम में हुआ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। मतुआ धर्म महामेला कहाँ हुआ है? मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में हुआ है। सियांग उनिंग महोत्सव कहाँ हुआ है? सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। भूमचू महोत्सव कहाँ हुआ है? सिक्किम में भूमचू महोत्सव हुआ है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। आदि महोत्सव कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई में हुआ है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव एक हुआ है मुंबई में, एक हुआ है बीकानेर राजस्थान में।
खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ हुआ है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ है आपको मध्य प्रदेश में। एलोरा अजंता राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में। और ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। तुरंगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तो अहमदाबाद में। गंगा सागर मेला कहाँ हुआ होता है? तो वो पश्चिम बंगाल में। मेला माघी में वो पंजाब में। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में। अवतार महोत्सव तो राजस्थान में हुआ है। परशुराम कुंड महोत्सव तो परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है परशुराम कुंड महोत्सव। इसमें देखते हैं केंद्रीय बजट 2022-23 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पूर्ण रूप। लाइफ का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट। UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। गोवर्धन योजना तो गोवर्धन का क्या है? गैल्वेनाइजिंग और ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धान। उसका PM प्रधानम ये है प्रोग्राम PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड अमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसके बाद PM विकास का मतलब क्या होता है? PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। इसके बाद है मिष्टी योजना मैग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेगिबल इनकम। फिर पेक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसके बाद देखते हैं भारत श्री योजना तो भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। फिर LGT देखते हैं लैब ग्रो डिमांड्स। फिर जेम देखते हैं JM जन धन आधार मोबाइल। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों का राजकीय सम्मान। तो मिस्र में मिला है जून 2023 में ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल किस में मिला है? मिस्र में। अब तो पापुआ न्यू गिनी यहाँ पे मिला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, वहाँ पापुआ न्यू गिनी में मिला है। फिजी में मिला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिर पलाऊ गणराज्य में मिला है एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री को विश्व के विभिन्न 13 देशों द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केंद्रीय बजट 2023-24। इसमें हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 को किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये किया गया है वित्त मंत्री को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया गया। यह अमृतकाल का पहला बजट है। यह क्या है? अमृतकाल का पहला बजट। अमृतकाल के विजन क्या है? तो सशक्त एवं समावेशी अर्थ व्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडे को 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। किन चीज़ों पर? तो 3 चीज़ों पर। क्या करने के लिए? तो सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए आर्थिक एजेंडे को 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वो 3 चीज़ क्या है? तो हम आगे आप लोगों को बताते हैं 3 चीज़ें क्या हैं। पहला है नागरिकों विशेष युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होना चाहिए। तो युवा वर्ग को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जाए। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाए। और तीसरा है बृहद आर्थिक सुस्थिरता को दृढ़ किया जाए। मतलब है कि पहले तो युवा वर्ग को अवसर दिया जाए और अवसर देने के बाद उसमें विकास और रोजगार को सृजन करेंगे और इसके बाद बड़ा सा आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना होगा। ये 3 एजेंडा है। ये 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया है आर्थिक एजेंडा। इसका अमृतकाल भारत एट द रेट तक हमारी यात्रा के द्वारा हम लोग अभी 100 साल पहुंचने में हम लोग 75 साल बाकी है। उसी के लिए भारत एट द रेट 100 की हमारी यात्रा के दौरान विभिन्न 4 मौक़ों पर रूपांतरित 75 साल पूरे के 25 साल और बाकी है, तो उसको 100 तक जाना, इसलिए इसको अमृतकाल का टाइम दिया गया है। तो ये 4 मौका क्या क्या दिया गया है रूपांतरित हो सके, इसके लिए 4 मौका दिया गया। एक में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण,
महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण क्या क्या? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता सहायकों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तन करना। जितना स्वयं सहायता समूह है उसको बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तन करना, किसके तहत? दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। फिर है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान में क्या है कि जो जो पारंपरिक कारीगर है या शिल्पकार है को वित्तीय सहायता दिया जाए और वित्तीय सहायता प्रशिक्षण दिया जाए और जानकारी देना। इसके साथ है पर्यटन। पर्यटन में जो अपार संभावना है उसको उजागर करना। चौथा है हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। तो क्या क्या हो गया? पहले महिला सशक्तिकरण, ये अमृतकाल में के दौरान 4 मौके क्या क्या है? महिला को सशक्त करना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पर्यटन, हरित विकास। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया। कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल अगर देखेंगे तो कुल कितना है बजट? तो 45.03 लाख करोड़ है। कितना है? 45.03 लाख करोड़, जो 45,03,097 करोड़ का बजट आया है। तो ये प्राप्तियाँ कहाँ से होता है? तो राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। राजस्व में 26.32 और पूंजीगत प्राप्तियाँ से क्या है? 18.70 करोड़, इतना है। कुल खर्च होने का अनुमान, कुल खर्च कितना होगा? तो कुल खर्च होगा आपको राजस्व खर्च 35 करोड़ और पूंजीगत खर्च होगा 10 कुछ करोड़। तो इतना हम लोग को राजस्व में कितना? 35 और पूंजीगत में 10। अब देखते हैं राजकोषीय घाटा कितना है। राजकोषीय घाटा तो कुल 17,86,816 कि जो जीडीपी का कितना है? 5.9%। राजकोषीय घाटा कितना है? 5.9%। राजस्व घाटा कितना है? तो जीडीपी का 2.9%। कितना है? जीडीपी का 2.9%। तो समझ में, राजकोषीय घाटा 5.9, राजस्व घाटा 2.9। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? तो जीडीपी का 1.7%। प्राथमिक घाटा कितना है? तो 2.3%। फिर आगे बढ़ते हैं इसके साथ, तो हम लोग देखते हैं नोट। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को, कब तक? 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। जो अभी कितना है? तो 5.9% है। उसको 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। राज्यों को जीडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। कितना? 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17,86,816 करोड़ लगाया गया था। अर्थात इस बार सरकार ने 17.87 लाख करोड़ उधार कर्ज लेना पड़ा है। तो कितना कर्ज लिया है? 17.87 लाख करोड़। अब देखेंगे कि रुपया आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। तो पहले देखेंगे कि रुपया आता कहाँ से है। तो रुपया कहाँ से आता है? तो उधार से कितना आता है? 34%। कहाँ? उधार और देयता से कितना आता है? 34%। फिर जीएसटी माल और सेवा कर से 17%। और निगम कर से कितना आता है? तो 15%। याद करने की ज़रूरत है। आय कर से कितना आता है? तो 15%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से कितना आता है? 7%। सीमा शुल्क से कितना आता है? तो 4%। याद हुआ। उधार और देयता से 34%, माल और सेवा कर से 17%, निगम कर और आय कर 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% और सीमा शुल्क से 4% होता है। रुपया कहाँ जाता है? अब ये 6 मद को दिखाया गया है, और सारे भी मद है लेकिन 6 मद विशेष तौर से दिखाया गया है। तो ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा जाता है किसमें? 20%।
करों और शुल्कों में राज्यों को कितना जाता है, तो 18%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो केंद्र सरकार की योजना है, उसमें कितना जाता है, तो 17%। वित्त आयोग और अन्य अंतरण को कितना जाता है, तो 9%। केंद्रीय प्रायोजित योजना, उसको कितना जाता है, तो 9%। और रक्षा क्षेत्र को कितना जाता है, तो 8%। ठीक है, तो ये आपको कहाँ जाता है ये पता चला। अब देखते हैं बजट 2023-24 में 7 गो प्राथमिकता विकास के लिए निर्धारित की गई है, जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की भांति कार्य करती है। किसके भांति कार्य करती है, तो सप्तर्षि की भांति कार्य करती है। इसी को सप्तऋषि की भांति कार्य करती है, सप्तऋषि की भांति। क्या है, 7 प्राथमिकता है। वो 7 प्राथमिकता कौन कौन से है, तो हम लोग देखेंगे। पहला है समावेशी विकास, सबके साथ विकास। पहला है समावेशी विकास। दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच। अवसंरचना एवं निवेश, अवसंरचना एवं निवेश। सक्षमता को सामने लाना, क्या है, सक्षमता को सामने लाना। हरित विकास, पांचवा है हरित विकास। उसके बाद में युवा, छठा है युवा शक्ति, क्या है, युवा शक्ति। और सातवां है वित्तीय क्षेत्र, क्या है, वित्तीय क्षेत्र है। सातवां है वित्तीय क्षेत्र। तो हम देखेंगे कौन कौन सा है, तो ये एग्जाम में दे देगा कि इनमें से कौन ये सप्तर्षि योजना के तहत नहीं है चाहे, तो इसमें से देगा। तो पहले समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, और संरचना और निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास करना, युवा शक्ति को बढ़ाना, वित्तीय क्षेत्र को सुधार में करना, या वित्तीय शक्ति को वित्तीय क्षेत्र में कुछ योगदान करना, यही होगा। तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति, सबको डीपली से आगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं समावेशी विकास। समावेशी विकास में क्या क्या बताया गया है और क्या क्या इसमें निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्या क्या किया गया है। तो कृषि एवं सहकारिता, कृषि एवं सहकारिता के लिए क्या गया है, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। डिजिटल रूप से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी और एग्री स्टार्टअप खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, कृषि वर्धक निधि स्थापित किया जाएगा। पहले तो डिजिटल रूप से सबको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, फिर फंड का निर्माण किया जाएगा कृषि के लिए, फिर 2200 करोड़ रुपए के लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की इसमें घोषणा किया गया। बागवानी स्वच्छ पौधा उद्देश्य क्या है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाना है। उसके बाद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नामक वजन भाषण में लाया है। कि श्री अन्न किसके लिए लाया गया है, तो मोटे अनाज को लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए श्री अन्न नाम बजट में के भाषण में लाया गया है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादन और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। कौन है, भारत क्या है, श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद। भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद को उत्कृष्टता के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। किसके बढ़ावा दिया जाएगा, 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। किसका, तो 6000 करोड़ से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू किया जाएगा मत्स्य। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य होगा कि मछली पालकों, मत्स्य विक्रेता, सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना। पीएम मत्स्य संपदा योजना। आगे देखेंगे पशुपालन और डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए, पशुपालन डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। कितने करोड़ लाख, 20 लाख करोड़ के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा तथा कौशल वर्धन के क्षेत्र में। तो ये सब क्या किस में आता है, तो ये सब आ रहा है समावेशी विकास में भी। पहले कृषि आया, अब स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल वर्धन है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। कितना, 157 नए कृषि
नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। कब तक? तो पूछ देगा कि सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कब तक किया गया है, तो 2047 तक किया गया है। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा। क्या होगा? जनजाति जो क्षेत्र है, उससे जो क्षेत्र इससे प्रभावित है जनजातीय क्षेत्र, वहाँ जागरूकता सृजन किया जाएगा। एवं 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई की जाएगी। क्या हो जाए? यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई की जाएगी। आगे देखते हैं, बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का स्थापना किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो क्या है? एक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फिर फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत। अब जो कार्यक्रम लाया जाए बाद में, वो एक नया कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अब देखते हैं, समावेशी विकास हो गया। अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए जो लास्ट कस्बे के सबसे लास्ट व्यक्ति वहां तक पहुंच प्रधानमंत्री का या किस योजना के तहत बना, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि को उपलब्ध कराई जाएगी। 15,000 करोड़ राशि किसके लिए? तो प्रधानमंत्री PVGT विकास मिशन योजना। यह क्या है? तो संवेदनशील जो जनजाति समूह है उसमें उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह है PVTG मिशन, विकास मिशन यही है। देखते हैं, अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय क्षेत्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में, कितना? 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके आगे हम लोग देखते हैं, कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संसाधनीय। अब देखते हैं इसका क्या है, ये अंतिम व्यक्ति को वहाँ जो पहुँचे उसके बारे में। तो कर्नाटक के सूखा जो प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। कौन? ऊपरी भद्रा परियोजना किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। वहाँ पे जो सूक्ष्म सिंचाई पेयजल सुविधा दिया जाएगा उसके तहत ऊपरी भद्रा परियोजना को सहायता दिया जाएगा। PM आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए की अधिक किया जाएगा। भारत साझा पुरालेख निधान भारत श्री इसमें देखते यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। क्या है? एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। क्या? पांडुलिपियों को, पुरालेखों को डिजिटलीकरण किया जाएगा। यही है भारत श्री योजना। जेल में आगे देखते हैं, जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। आगे देखते हैं, हम लोग देखें समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। अब देखते हैं अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना और निवेश में हम लोग पढ़ते हैं, अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। जो 50% ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता था उसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। रेलवे के लिए क्या किया गया? 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया। रेलवे के लिए कितना किया गया है? 2.4 लाख करोड़ रुपया, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है, जो अभी तक का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में है
क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। कितना? 50 अधिक हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी को उपयोग के माध्यम से किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना किया जाएगा। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण में सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं, इसके लिए सरकार प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। कितना धनराशि करेगी? 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। आगे देखते हैं, सक्षमता को सामने लाना और अवसंरचना निवेश तीसरा हो गया। जो सक्षमता है उसको सामने लाना है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गोट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म की शुरू किया जाएगा। ये आई गोट कर्मयोगी देश से आगे देखते हैं, देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थाओं की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। कितना? 3 उत्कृष्टता केंद्र एआई के लिए। स्टार्टअप्स अब शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। क्या लाई जाएगी? राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं, न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। क्या है? विवाद से विश्वास, एमएसएमई के लिए। ठीक है। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। विवाद से विश्वास प्रथम एमएसएमई के लिए और विवाद से विश्वास 2 ये लाया जाएगा सरकार और सरकारी उपक्रमों के विवादों को निपटाने के लिए। ठीक है। अब एमएसएमई बड़े व्यवसाय और चैरिटेबल ट्रस्टों का प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। एक व्यवसाय डिजी लॉकर पर किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी। क्या जाएगा? वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था किया जाएगा, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के लिए प्रयोग किया जाएगा। डिजी लॉकर को और आधार को मूलभूत पहचान के लिए प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन जो होगा उसके लिए 100 लैब स्थापित किया जाएगा। इसके साथ हम लोग आगे देखते हैं, व्यवसाय और व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालकों को कम किया गया है और 34,000 से अधिक विधिक उपक्रमों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। आगे 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधित किए जाने के लिए धन विश्वास विधेयक क्या है? पेश किया गया है। आगे देखते हैं, हरित विकास। अभी हम लोग क्या देखे थे? तो देखे थे हम लोग सक्षमता को सामने लाना। उसके बाद देखते हैं हरित विकास में देखो, पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया था, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई है। लाइफ शुरू किया गया था। 19,700 करोड़ रुपए के लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है? 19,700 करोड़ रुपए के लागत से क्या शुरू किया गया? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में लाया जाएगा। इसके अंदर इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 50 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। कितना? 50 MMT उत्पादन निर्धारण किया जाएगा। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय परिसेवन प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। कितना? 20,700 करोड़ से निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। हरित ऋण कार्यक्रम। पीएम प्रणाम क्या है? रासायनिक उर्वरकों को संतुलित प्रयोग तथा इसके
स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। क्या है? अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कितना? तो 500 नए स्थापित किए जाएंगे गोवर्धन योजना के तहत। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। 1 करोड़ को मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावरण। क्या है? मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावरण और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिट्टी की शुरुआत की गई। मिट्टी किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए संबंधित है या पर्यावरण के लिए। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा दे। किसे? अमृत धरोहर योजना के तहत क्या करेगी? आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी। क्या? अमृत धरोहर योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के तहत युवा शक्ति। हम लोग देखा हरित विकास, अब देखते हैं छठा युवा शक्ति। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना 4.0 शुरू की जाएगी। कौशल विकास योजना 4.0। इस योजना में इंडस्ट्री में इतना कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि नए नए पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। कौन? युवा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। इस युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशलवर्धन हेतु डिजिटल यंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिनके निम्नलिखित लक्ष्य: मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्धन सक्षम करना, MSMI सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभ कराना। क्या है ये? तो डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में लगभग 47 लाख युवाओं को विकृति सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं तो पर्यटन। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटक गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। कितना? तो 50। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशेष कौशलवर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। किसने? तो विशिष्ट कौशलवर्धन और उद्यमिता में। थीम आधारित पोर्टल सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई है। स्वदेश दर्शन योजना, पहला देखो अपना देश और स्वदेश दर्शन योजना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधा प्रदान की जाएगी। क्या किया जाएगा? पर्यटन सुविधा प्रदान किया जाएगा। राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद GI टैग और उत्पाद अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी बिक्री के लिए अपने राजधानी में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा युवा शक्ति। अब 7वां में आते हैं वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में देखते हैं वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर की स्थापना किया गया। क्या है? राष्ट्रीय वित्तीय सूचना। ये क्या करेगा? तो वित्तीय सहायता समूह के केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करेगा। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। क्या होगा? कुशल प्रभाव होगा, वित्तीय समावेश बढ़ेगा, वित्तीय स्थिरता होगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए IFCC में इनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। कंपनियों के त्वरित रिस्पॉन्स के लिए एक केंद्रीय डाटा संस्थान केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख रुपए से बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दिया गया है। अब केंद्रीय बजट के 2023-24 के पॉइंट थ्रू द पॉइंट के में हम लोग बात करते हैं। मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए के मूल्य से 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। निर्विध सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और अपने मध्यम आय वाले देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां निम्न बताई है। इन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। कौन? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जाया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किया गया है। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया। कितना? 220। 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ टीकाकरण किया गया है। PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंकिंग खाते खोले गए हैं। कितना? 47.8 करोड़ बैंकिंग खाते खोले गए हैं। PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्ति के लिए बीमा कवर किया गया। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुने से भी अधिक होकर के कितना हो गया? 9.7 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, जो उनका आय टाइम में दिखाया गया। व्यक्तिगत आयकर वर्ष नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक के आय वाले व्यक्ति को कोई कर नहीं देना पड़ेगा। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आय कर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटा करके 5 कर दी गई और कुछ छूट की सीमा को बढ़ा करके 3 रुपया कर दिया गया है। आगे देखते हैं। 0 से 3 लाख रुपए का कोई कर नहीं, 3 से 6 लाख रुपए का 5%, 6 से 9 का 10%। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान पेंशन के की जाएगी। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% घटाकर 25% किया गया है। ये समूह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 79,590 करोड़ दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 70,000, मनरेगा के तहत 60,000, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 60,000 करोड़ रुपये दिया गया है। बजट 2023 के प्रमुख मदों पर व्यय। परिवहन पर व्यय हुआ है 5,17,000, रक्षा पर हुआ है 4,32,000, सबसे परिवहन पर दिखा रहा है। फिर रक्षा पर, ग्रामीण विकास पर 2,38,000, शिक्षा पर 1,12,000 खर्च किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च। रक्षा मंत्रालय पर सबसे ज़्यादा किया गया 5.94, सड़क परिवहन पर हुआ 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय पर 2.41, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण में 2.06 लाख करोड़, गृह मंत्रालय पर 1.96 करोड़। आगे देखते हैं। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। ये है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक रखा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने 2023 को। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए 2023 तक। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का 2023 तक रखा गया है। कालाजार, मुंबई एक्सप्रेस, उर्वरक, ब्रॉडगेज। आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ना कब तक? 2023 तक करके रखा गया है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य कब है? 2024 तक। सबके लिए आवास मुहैया करना कब तक का है? 2024 तक का लक्ष्य है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है 2024 तक।
आगे देखते हैं, हर घर में नल से जल, हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 तक का रखा गया है। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी बनाने का कब, भारतीय 1 ट्रिलियन बनाने का 2025 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक। कब तक? 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन कमी का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है। आगे देखते हैं, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक का रखा है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है। इसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक का रखा गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र निर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक का है। ऊर्जा निर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक का रखा गया है। आगे देखते हैं, पौध निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य इम्पोर्टेंट, भारत का नेट जीरो लक्ष्य कब तक का है? तो 2070 का है। इसी के साथ हम अगले वीडियो में देखेंगे भारत की आर्थिक समीक्षा।